इस्माइल रात भर का भूखा था। घर से वो सिर्फ चाय पीकर निकला था, इसलिए पहला होटल आते ही वो अंदर घुस गया और तगड़े किस्म के नाश्ते का आर्डर देकर टेबल पे पड़ा अखबार उठाकर उस पे सरसरी नजर दौड़ाने लगा। यहाँ तक कि बैरे ने पुरतकल्लुफ नाश्ते की ट्रे उसके सामने लाकर रख दी। अखबार नीचे रख के वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गया। नाश्ते के दौरान हिन्ना की आवाज उसकी समातों में गूंजती रही, हाँ या ना में जवाब दो, जा रहे हो या नहीं, गुड, मोबाइल साथ ले जाना ना भूलना। मोबाइल ना भूलना मतलब अब रब्ता रहेगा। मगर ये तो आस्तीन में सांप पालने वाली बात होगी, मगर मैं कब उससे रब्ता रखना चाह रहा हूँ, एक दूसरी सोच ने जवाब मांगा। फिर मोबाइल क्यों साथ लाया है? उसने जेब से हिन्ना का मोबाइल निकालकर टेबल पर रख दिया, मगर उसके साथ ही एक एहतिजाजी सोच उसके दिमाग में उभरी। उसने भी तो एक बहुत बड़े खतरे से मेरी जान बचाई है, हो सकता है ये भी उसकी कोई चाल हो, आखिर अपने बाप की लाडली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इतनी मिस कॉलें, लेकिन मेरे साथ हमदर्दी बात अलग से नहीं उतर रही। उसे ज़रूरत ही क्या है? मैंने तो उस पे बेजा तशद्दुद किया, उसे थप्पड़ मारे, बेलिबास तक कर दिया। आखिर मुझसे हमदर्दी वो क्यों करने लगी? शायद मेरी कहानी सुनकर उसे तरस आ रहा हो, लेकिन ये बात तो वो खूब जानती होगी कि मैंने मौका मिलते ही उसके बाप को कत्ल कर देना है। क्या अपने बाप के कातिल से भी वो राब्ता रखना चाहेगी? शायद मेरे नज़दीक आने में भी उसका यही मकसद हो कि इस तरह वो अपने बाप को दर्दनाक मौत से बचाना चाहती हो। लेकिन मैं उसके फरेब में आ जाऊंगा, ये उसने कैसे सोच लिया? ये तो हर खूबसूरत लड़की का ख्याल होता है कि वो किसी भी मर्द की मत मार सकती है। चलो, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो आज का सोचें कि अभी क्या करना है। उसने सर झटक कर इन ख्यालों से पीछा छुड़ाया। अचानक उसके जहन में उस थानेदार का ख्याल आया जिसने फाजिल खान का मोहरा बनकर उस पर जुल्म ढाया था। इंस्पेक्टर हुक्मदाद उसका नाम उसकी याददाश्त में महफूज था। उसका कर्ज भी तो बेबाक करने वाला है। नाश्ते के बर्तन साइड पे करते हुए उसने बैरे को आवाज देकर चाय लाने को कहा। चाय पीकर उसने वहीं बैठे बैठे बिल मंगवाकर अदा किया और बैरे को हल्की सी टिप देते हुए होटल से बाहर चल पड़ा। हिन्ना का मोबाइल उसने वहीं टेबल पे छोड़ दिया था कि चलो किसी गरीब के काम आ जाएगा, मगर वो बमुश्किल चंद कदम ले सका होगा कि उसे बैरे की आवाज सुनाई दी, बाबूजी, मोबाइल। उसने मुड़कर देखा, वो मोबाइल पकड़े उसके जानिब तेजी से आ रहा था। इस्माइल ने शुक्रिया कहते हुए मोबाइल उससे ले लिया। शायद कुदरत को यही मंजूर है, वो होटल से बाहर आ गया। उसका इरादा पुराने मकान पर जाने का था और वहां से बाइक लेने के बाद वो इंस्पेक्टर की तलाश में निकल सकता था। इधर इंस्पेक्टर दिलशाद को इस्माइल का महल्ला तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। जिस जगह इस्माइल का घर होना चाहिए था, वहां उसे एक इमारत तामीर होती नजर आई। मजदूरों से उसने मालिक का नाम पूछा, मगर वो उसके नाम से लाइल्म थे। ठेकेदार के बारे पूछने पे पता चला कि वो थोड़ी देर तक आने वाला है। वो इसके इंतजार में वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद ही ठेकेदार आ गया। वो उदेड़ उम्र का एक करख्त शक्ल आदमी था। मुझे दिलशाद अमीन कहते हैं, उसने अपना तारुफ कराते हुए उसके जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? उसने बेदिली से उसका मुसाफे के लिए बढ़ा हुआ हाथ थाम दिया। दिलशाद ने कहा, मुझे इस ज़ेरे तामीर इमारत के मालिक का नाम पता करना था। क्यों? ठेकेदार मशकूक लहजे में बोला। होगी कोई ज़रूरत? दिलशाद का लहजा मजाक का रंग लिए हुए था। भाई साहब, मैं आपको नहीं जानता और ऐसे अनजान बंदे को मालूमात देना मुझे मंजूर नहीं। ठेकेदार के लहजे का रूखापन वाज़े था। चलो, तारुफ करा देता हूँ। उसने अपना सर्विस कार्ड जेब से निकालकर उसकी सिमत बढ़ाते हुए कहा। फिरवी को इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन कहते हैं। ओह, इंस्पेक्टर साहब, ठेकेदार का लहजा यकदम खुशगवार हो गया था। सॉरी, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ ना, इसलिए कोई बात नहीं। दिलशाद सर्विस कार्ड वापस जेब में रख लिया। तुम्हारा एतराज जायज था। शुक्रिया सर। बहरहाल ये इमारत सेठ फाजिल अली खान की है क्या? दिलशाद के लहजे में हैरानी थी। सेठ फाजिल अली खान? जी थानेदार साहब। वैसे क्या बन रहा है? शॉपिंग प्लाजा है सर।
बड़ी मेहरबानी ठेकेदार साहब, आपका नाम नहीं पूछ सका हूँ। मशकूर हुसैन। ओके मशकूर साहब, बड़ी मेहरबानी। उसने मशकूर से अलविदाही मुसाफे किया और आगे बढ़कर ज़ेर तामीर इमारत से नज़दीक मौजूद एक घर के दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाली एक औरत थी। जी भाई, वो मुस्तफसर हुई। बहन, कोई मर्द घर पर नहीं है? इस टाइम तो कोई नहीं है भाई साहब। वैसे आपने किससे मिलना है? ठीक है बहन, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये कहकर वो अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस मर्तबा दस्तक के जवाब में एक बड़े मियाँ निकले थे। बाबा जी, अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, दुआ है आपकी। फरमाइए बेटा, क्या खिदमत करूं? बाबा जी, सैयद इब्राहिम शाह गाजी के बारे कुछ पूछना था। पूछो बेटा, उनसे मिलना था बाबा जी। वो ये घर बेच के कहाँ गए हैं? बेटा, आपका उससे क्या ताल्लुक है? बाबा जी ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। ताल्लुक तो कोई नहीं अंकल। बाबा जी, दिलशाद ने बात गोलमोल कर दी। बेटा, फिर उससे मिलने के लिए आपको हशर का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या मतलब बाबा जी? दिलशाद ने अपने लहजे में मसनूई हैरत समोली। बेटा, इब्राहिम शाह, उसकी बीवी और बेटी एक जालिम के जुल्म का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और उनका बेटा इस्माइल शाह भी हवालात में था। बाद में सुना वहां से भाग गया है। क्या पता सचमुच भाग गया या उसे हवालात में ही ख़त्म करा दिया गया। ये तो मेरे अल्लाह को पता है। बाबा जी, मैं समझा नहीं, आपकी बात का क्या मतलब है? किसके जुल्म का शिकार हुए हैं और इस्माइल कैसे हवालात में पहुंचा और फिर वहां से भाग भी गया? बड़ी अजीब बातें बता रहे हैं आप। बेटा, ये एक लंबी कहानी है। आओ बैठ के बात करते हैं, कोई चाय पानी भी हो जाए। और दिलशाद मौका को गनीमत जानते हुए उसके साथ घर में घुस गया। बाबा जी ने इस्माइल के बारे सुनी सुनाई सारी बातें उसके गोश गुजार कर दी, जिनका लब्बे लुबाब यही बनता था कि फाजिल खान ने इस्माइल का घर हथियाने की कोशिश की और इस्माइल के इनकार करने पे दोनों के दरमियान तू मैं हो गई। जिसके बाद सेठ फाजिल ने पुलिस को रिश्वत देकर उसकी बहन को उठवा लिया और खबर ये उड़ाई गई कि वो किसी आशना के साथ पकड़ी गई है। उसके नतीजे में इस्माइल के बाप इब्राहिम शाह को हार्ट अटैक हुआ और वो अस्पताल में चल बसा, जबकि उसकी मां को कत्ल करवा के उसका कत्ल का इल्ज़ाम इस्माइल पे डाल दिया गया। उसकी बहन ने गाड़ी के सामने छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। अखबार में जो खबर छपी उसके मुताबिक उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी। आखिर में इस्माइल के मुतल्लिक ये सुनने में आया कि वो हवालात से भाग गया है। अब ये वल्लाह आलम हकीकत है या हो सकता है उसे भी फाजिल शाह ने हलाक करा दिया हो। बाबा जी, आपका क्या ख्याल है? इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? बेटा, ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची हैं, क्योंकि सेठ फाजिल खान इसी महल्ले से ताल्लुक़ रखता है। वो एक थर्ड क्लास गुंडा था। उसी पेशे में तरक्की करके सेठ बन बैठा और उसका इस्माइल से जो झगड़ा हुआ था उसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। इस्माइल ने अपनी बहन के मुतल्लिक उसकी बकवास सुनकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था और फाजिल खान ने इस्माइल के ख़ानदान से अपनी इसी बेइज्जती का बदला लिया। वो एक कीना परवर और कमीना शख्स है बेटा। बाबा जी, महल्ले में किसी ने इस्माइल के ख़ानदान का साथ ना दिया। बेटा, पराई आग में कोई नहीं कूदता। महल्लेदारी तो छोड़ो, ऐसे हालात में रिश्तेदार साथ छोड़ जाते हैं और अगर बिलफर्ज कोई सर फिरा रवायत शिकनी करते हुए उनकी मदद का इरादा कर भी लेता तो बेफायदा था कि सरकार भी फाजिल खान की मुट्ठी में थी। खैर, सारे पुलिस वाले तो ऐसे नहीं होते। दिलशाद खसियाने लहजे में बोला। आपकी सोच है बेटे, वरना हमने तो ऐसे ही देखे हैं। अच्छा, महल्ले में ऐसा कौन है जिसके इस्माइल या उसकी फैमिली से करीबी ताल्लुकात हों? अख्तर साहब हैं, उनके बेटे शकील से इस्माइल के बहुत करीबी ताल्लुकात थे। उसका घर कहाँ है? अगली गली में है। बाबा जी शकील के घर की लोकेशन बताने लगा। ठीक है बुजुर्गों, अब इजाज़त दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। बाकी की तफसीलात मैं अख्तर साहब से पूछ लूँगा। दौरान गुफ्तगू उन्होंने चाय पी ली थी, इसलिए बातूनी बुजुर्ग असबात में सर हिलाते हुए उसके साथ उठ खड़ा हुआ।
दिलशाद उससे अलविदाही मुसाफे करके वहां से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वो अख्तर साहब के घर पे दस्तक दे रहा था। जी, एक जवान शख्स बाहर आकर मुस्तफसर हुआ। शकील से मिलना था। फरमाइए, मैं ही शकील हूँ, आपसे थोड़ी मालूमात लेनी है। अगर कहीं बैठकर बात कर लेते, अंदर आ जाइए। घर में बैठकर बात कर लेते हैं। और उसकी दावत पे दिलशाद उससे हमराह हो लिया। बैठिए, उसने सैन में बिछी चारपाई पे बैठने की दावत दी। शुक्रिया। दिलशाद बेतकल्फी से बैठ गया। कुछ पूछने से पहले अगर आप तारुफ करा देते। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन। जज जनाब, हुक्म करें। शकील का रंग पीला पड़ गया था। इस्माइल शाह को जानते हो? जज, जी, वो मेरे साथ स्टील मिल में काम करता रहा है। शकील धूप निकलता हुआ बोला। देखो जवान, दिलशाद अमीन ने उसकी हालत मद्देनजर रखते हुए उसे तसल्ली देना जरूरी समझा। घबराने की जरूरत नहीं। मैं इस्माइल शाह का हमदर्द हूँ। मुझे सारी कहानी का पता चल गया है कि उसके साथ सेठ फाजिल ने क्या क्या जुल्म किए हैं। उसकी माँ को कत्ल करा के उसका इल्जाम उसी गरीब के सर मंड दिया। उसकी बहन की इस्मत दरी की, उसका घर छीना। इन सारी बातों की तस्दीक मैं कर चुका हूँ। और इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि उस पे लगे इल्जामात कैसे ख़त्म होते हैं। उसके अलावा तुम्हें इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू राज में रहेगी। उसी वजह से मैं सिविल कपड़ों में आया हूँ, वरना मैं वर्दी में भी आ सकता था या तुझे थाने भी बुला सकता था। और ये तो तुम जानते होगे कि थाने में खामोश वही रह सकता है जो मुर्दा हो। थानेदार साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हम गरीबों के बारे इतना सोचा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है इस्माइल शाह का, तो वो मेरे बचपन का साथी था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब उसकी नज़र में मेरी जो तस्वीर है वो एक दोस्त की नहीं बल्कि खुद गर्ज शख्स की सी है। क्योंकि मैं उसकी मदद नहीं कर सका हूँ, लेकिन बखुदा डॉक्टर साहब मैं मजबूर था। मुझे अगवा करके मारा पीटा गया, धमकी दी गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं उनका मुकाबला कहाँ कर सकता था। और जहाँ तक ताल्लुक है इस्माइल का, इंस्पेक्टर साहब वो बहुत ज़हीन, मेहनती और अच्छा इंसान है। वो डॉक्टर बनना चाहता था। शकील खुली आंखों से अपने खूबसूरत माजी में झांकने लगा। जब वो और इस्माइल स्कूल पढ़ते थे, रेहाना जिंदा थी। फिर वो स्टील मिल में काम करने लगा और इस्माइल ने अपनी तालीम जारी रखी। फिर इस्माइल की बेरोजगारी और स्टील मिल में उसके हमरा काम करना, आखिर में सेठ फाजिल के साथ झगड़ा और इस्माइल की तबाही। उसने सब कुछ साफ साफ इंस्पेक्टर के सामने बयान कर दिया। तुझे किसने अगवा किया था? सेठ फाजिल के आदमियों ने इंस्पेक्टर साहब। गन पॉइंट पे मुझे अपनी गली से उठाकर ले गए थे। कहाँ? जगह का पता है? बहुत अच्छी तरह इंस्पेक्टर साहब। शकील ने उस मकान का एड्रेस दोहरा दिया। उसके बाद कभी इस्माइल से मुलाकात हुई? जी, अभी चंद दिन पहले हुई थी। कहाँ, कैसे? वो यहीं आया था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं बुज़दिली की वजह से उसे घर न ला सका और बाहर से ही उसे टरखा दिया। वो बहुत दिल गिरफ्ता था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं क्या करता कि वो सरकार के कागजों में भी मुजरिम है और सरकार से बढ़कर सेठ फाजिल के ज़ेरे अताब है। इस सूरत में उससे ताल्लुक निभाना अपने घराने को तबाही के दहाने में धकेलने के मुतरादिफ होता। है कह के दिलशाद कुछ सोचने लगा। थानेदार साहब, जब आपको सब बातों का पता चल गया है तो आप सेठ फाजिल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? शकील उसकी सोच में मखल हुआ। गिरफ्तारी सबूत से होती है जवान। मुझे पता है कि इस्माइल शाह बेगुनाह है और फाजिल खान मुजरिम है, लेकिन उसे साबित कैसे करूं? फाजिल खान के खिलाफ गवाह इकट्ठे करें और उसे अदालत में घसीट कर ले जाएं। गुड जवान, अच्छा मशवरा है। मेरा भी यही इरादा है। तो यूं है कि एक गवाह तो हो गए आप, मैं, मगर आपने तो कहा है कि ये बात हमारे दरमियान रहेगी और किसी को भी पता नहीं चलेगी। शकील घबरा गया था। दिलशाद के होंठों पे मुस्कुराहट उभरी और वो बोला, बस हर मालूमात पहुंचाने वाला यही कहता है कि कोई दूसरा आगे आए। देखो जवान, कानून सबूत मांगता है और ये सबूत मुझे कहाँ से मिलेंगे? गवाह कहाँ से आएंगे? कम से कम फरिश्ते तो आसमान से उतर नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब, असल बात यह है कि सेठ फाजिल के खिलाफ गवाही देने का मतलब है ओखली में सर देना। हमारी पुलिस गवाह को हिफाजत तो मुहैया करती नहीं। अदालत जाने से पहले गवाह अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है।
तो गवाह बनने की जुर्रत कौन करे। दिलशाद के नरम रवैये ने शकील में बोलने की जुर्रत पैदा कर दी थी। इससे पहले कि दिलशाद कोई जवाब देता, उसके मोबाइल की घंटी बजी। जी मजीद सर, सेठ फाजिल की बेटी वापस आ गई है। क्या, कब, कैसे? उनके बकौल 3-4 घंटे हो गए हैं और वो लड़की खुद ब खुद वापस आई है। कोई उसका बयान लेने गया है? जी मैं गया था, मगर ज़हनी तौर पे वो लड़की डिस्टर्ब थी और उस वक्त सो रही थी, इसलिए सुबह दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, सुबह मैं खुद चला जाऊंगा। उसने राब्ता मुनक़ते किया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सर बैठिए ना, चाय तो पी कर जाएं। नहीं शुक्रिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पी है। बाकी इस्माइल से अगर राब्ता हो तो उसे मेरा मोबाइल नंबर दे देना। इस कागज़ पर मोबाइल नंबर लिखकर उसकी सिमत बढ़ाया और बताना कि मुझसे एक मरतबा राब्ता ज़रूर करे। ठीक है जनाब, शकील मुअद्दबाना लहजे में बोला। अगर कोई तुझे तंग करे तो तूने भी इसी नंबर पे मुझसे बात कर लेनी है। बहुत बहुत मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे। और इंस्पेक्टर उसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। उसके बहुत सारे शुबहात आज रफा हो गए थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।